क्या हाल है दोस्तों। मई 2022 अटेम्प्ट के जो एमटीपीज आ चुके हैं, मतलब सीरीज वन तो आ ही गया है, सीरीज टू भी जल्दी आ जाएगा। तो सीरीज वन का जो पेपर था काफी आसान था वैसे तो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिपीटेड। तीन नए क्वेश्चन ऐड किए हैं और वो क्वेश्चंस भी डुएबल है। तो वो तीनों क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं एंड विल बी डन विद एमटीपी फॉर मई 2022 अटेम्प्ट सीरीज वन वाला पेपर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करें उसके पहले एक तो इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, सो दैट क्विकली वो लोग कवर कर पाएंगे इस एमटीपी को। अगर कोई स्किप कर रहा होगा तो वो भी कवर कर लेगा, और लाइक कर दो तो यूट्यूब भी शेयर कर देगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। Connaught P Restaurant Limited CPRL owns a chain of eating joints, drive-through and restaurants in the northern part of the country, जो कि बर्गर्स और उससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ देता है, ऑफर करता है। अभी CPRL is interested in gaining the access to commercial space in South Indian cuisine restaurants as well। और वो चाह रहे हैं कि सदर्न रीजन के अलावा अगर कोई प्लेस में लोकेटेड होते हैं इस तरह के चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स तो उसको अक्वायर किया जा सकता है। हेंस लुकिंग फॉरवर्ड टू अक्वायरिंग अ चेन ऑफ फूड रेस्टोरेंट्स दैट ऑफर साउथ इंडियन क्विजीन विद अ रीजनेबल प्रेजेंस। तो एनालिसिस करने के बाद में कुछ प्रोस्पेक्ट्स नजर आए, कुछ ऑल्टरनेट्स नजर आए, एंड देव आइडेंटिफाइड थ्री ऑप्शंस। वन इज संकल्प। ठीक है, ये अगर उनका है तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है वैसे यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? पर ठीक है, मजाक मस्ती अपनी तरफ। एक तो संकल्प, दूसरा रतन सागर और तीसरा आनंदम जी, ये तीन नाम से अलग अलग ऑप्शंस इनके पास में आए हैं, इन्हें एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं। संकल्प ऑफर्स साउथ इंडियन क्विजीन विद अ प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, apart from few overseas restaurants in the US, Canada, England, UAE, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इनका इंडियन प्रेजेंस तो है ही, जो सदर्न पार्ट के अलावा जो हमारे बचे बाकी के स्टेट्स होते हैं उनमें से कुछ स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव इंटरनेशनल प्रेजेंस एज वेल। फेमस एंड रिकॉर्ड होल्डर फॉर देयर लॉन्गेस्ट डोसा, रेस्टोरेंट मैनेजर्स आर गिवन ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने क्वेश्चन के लिए। ये रेस्टोरेंट मैनेजर्स को ऑटोनॉमी दी जाती है डिसीजन मेकिंग करने की, मतलब कि उनके पास में अथॉरिटी है, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, द मैनेजर डिसाइड्स फ्रॉम whom टू परचेज एंड ऑन व्हाट टर्म्स, ऑल्सो मेक्स द मार्केटिंग प्लान्स एंड डिसाइड्स द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो भाई परचेजिंग का, प्लानिंग का, प्राइसिंग का सारा डिसीजन मैनेजर खुद ही लेता है। Compensation to managers includes the performance linked pay equally split into cash benefits and stock options. Significant flexibility behaves like a double-edged sword। अगर आप इतना ज़्यादा flexibility देते हो मैनेजर को तो उसमें क्या हो सकता है? Managers may enter into a trap of price war with other संकल्प restaurants operating in the same region or nearby region। एक ही स्टेट के अंदर अगर, या एक एरिया के अंदर समझो कि अगर दो या उससे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं इनके, तो हो सकता है कि प्राइस वॉर, क्योंकि हर एक मैनेजर अपना अपने हिसाब से प्राइस सेट करेगा ना, सेंट्रलाइज तो है नहीं। सो हो सकता है कि एक प्राइस वॉर में आपस में ही एंटर कर जाए, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, मैनेजर्स सजेस्ट the expansion that can be done in their respective restaurants and plays a pivotal role in investment decision too। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैनेजर्स प्ले करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं मैनेजर्स। उनसे सजेशन लिए जाते होंगे या फिर उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाता होगा डिसीजन मेकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट एज वेल। इवन द रेस्टोरेंट्स कैन हैव नेम्स ऑफ देयर चॉइस बट दे मस्ट कैरी द वर्ड संकल्प एंड कैरी अ लोगो फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो देखो, संकल्प रेस्टोरेंट चेन्स के बारे में हमें कुछ चीजें समझ में आई है। वो ये है कि सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना, काफी ज्यादा अलग अलग जगह पर इसके इसका प्रेजेंस है। सो इन दैट केस जितना ज्यादा प्रेजेंस, जितना ज्यादा स्कैटर्ड होता है, जितना ज्यादा स्प्रेडेड होता है, उतना ही ज्यादा लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड हो जाता है, राइट। सो इन दैट केस हमें इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के समझ में तो आ ही रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन है भी, बिकॉज द मैनेजर्स आर गिवन ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, तो डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसी के साथ में हमें ये भी समझ में आता है कि मैनेजर्स सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग डिसीजन नहीं करते, परचेजिंग भी उनके ऊपर छोड़ा जाता है, बाकी की प्लानिंग भी उनके ऊपर छोड़ी जाती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी
काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि क्लियरली संकल्प के जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है उनको बना देता है इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, राइट। तो ये चीज हमें इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ में आ चुकी है। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर रतन सागर. Ratan Sagar is a chain of authentic South Indian cuisine restaurants across the states of Punjab, Himachal, Haryana, Assam, Uttarakhand, and UP. Restaurants will have the common name Ratan Sagar only and likely ambience. तो नाम रतन सागर ही होगा और ambience भी सेम होगा, कॉमन होगा. Restaurant managers are free to take pricing and operational decisions considering guidelines prescribed by corporate office to ensure the smooth running of the restaurant. Managers are responsible to meet the budgeted allocations. Corporate office solely takes investment decisions. अब ये पढ़ के समझ में आता है इस पैराग्राफ के बारे में कि सबसे पहले तो दे आर फ्री टू टेक द प्राइसिंग एज वेल एज ऑपरेशनल डिसीजंस बट एज पर द गाइडलाइंस. तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है बट उतना नहीं है जितना कि संकल्प के अंदर फॉलो किया जा रहा है, राइट. एट द सेम टाइम ये भी समझ में आता है कि ये तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट सेंटर था, पर यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि इसके बारे में डिसीजन तो वो लोग खुद ही ले रहे हैं, बट कॉर्पोरेट ऑफिस ओनली टेक्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इसका मतलब यह है कि ये तो हो गया प्रॉफिट सेंटर, राइट. एंड आनंदम जी की बात करें तो इट इज अ स्मॉल चेन ऑफ साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स इन द एनसीटी. द परचेज फॉर ऑल द रेस्टोरेंट्स इज डन बाय द सेंट्रल ऑफिस. परचेजिंग सेंट्रल ऑफिस करता है. मैनेजर्स हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स इन एन अटेम्प्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द लोकेशंस. मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मीट द कॉस्ट बजट एलोकेटेड टू देम. ठीक है, कॉस्ट बजट का एलोकेशन उनको किया जाता है और मैनेजर्स को उस कॉस्ट बजट को मीट करना होता है. इसका मतलब यह है कि इट मेक्स द आनंदम जी रेस्टोरेंट्स टू बी कॉस्ट सेंटर्स, राइट. ना प्रॉफिट सेंटर हुए, ना रेवेन्यू हुए, ना इन्वेस्टमेंट हुए, कॉस्ट सेंटर हो गए बिकॉज दे जस्ट हैव टू मीट द कॉस्ट बजट. प्राइसेस यूनिफॉर्म है सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर and it is decided by the corporate office. Evaluation of managers performance will be done on the basis of achieving goals developed by the central office. इसका मतलब सिंपली समझ में आता है हमें कि ये कॉस्ट सेंटर तो है ही, लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर जीरो है, ठीक है. सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? सेंट्रल ऑफिस. Now board is considering Sankalp as best alternate but thinking about goal congruence of objectives, hence yet to take the final call. गोल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर अभी भी सोच रहे हैं, बाकी उन्होंने सोचा भाई कि इसको अक्वायर कर लेंगे. सबसे पहले अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताओ. तो अथॉरिटी स्ट्रक्चर इज बेसिकली कि आप कितना लेवल पर, मतलब कितना डिसेंट्रलाइजेशन लेवल फॉलो करते हो, उसके बेसिस पे समझ में आता है कि आपने कितना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि अथॉरिटी इज व्हाट इट इज पावर. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपने क्या डिसीजन मेकिंग करने का पावर दिया है, और जितना ज्यादा दिया होगा उसके बेसिस पर आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर चलता होगा. सो अथॉरिटी स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द लेवल ऑफ अथॉरिटी दैट वी कैन डेलीगेट टू द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. सेकंड पार्ट, एनालाइज द अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ संकल्प रतन सागर आनंदम जी. तो बताइए भाई, संकल्प के यहाँ पर अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है क्योंकि सारे डिसीजन लेने के लिए हमारे मैनेजर्स को अथॉरिटी दी जा रही है, ऑटोनॉमी दी जा रही है. तो आप यहाँ से रेफरेंसेस को कोट कर करके साथ में ये बता दोगे कि हाँ ये तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली डिसेंट्रलाइज्ड है. रतन सागर की बात करेंगे तो वापस से अपन रेफरेंसेस को कोट करते हुए ये मेंशन कर सकते हैं कि वापस से रतन सागर फॉलो करता है डिसेंट्रलाइजेशन वाला ही स्ट्रक्चर, बट इट इज नॉट एज डिसेंट्रलाइज्ड एज संकल्प. तो वो माइल्ड लेवल पर, जैसे संकल्प एक्सटेंसिवली डिसेंट्रलाइज्ड है, रतन सागर माइल्ड लेवल पर डिसेंट्रलाइज्ड है ना, और आनंदम जी तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है. वापस से रेफरेंसेस को कोट करते हुए हम ये बता देंगे. ओके, सो वो आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा. थर्ड पार्ट, लिस्ट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर प्रिवेलिंग इन संकल्प एंड ऑल्सो लिस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. तो सबसे पहले अगर बात करेंगे लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अगर इतना ज्यादा होता है तो उसके फायदे क्या है? पहला फायदा यह है कि जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है उसे ऑपरेशनल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. इट कैन फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के बारे में सोच सकते हैं, ऑपरेशनल के ऊपर रेस्टोरेंट मैनेजर सोच लेंगे. दूसरा यह है कि हर रेस्टोरेंट इतना ज्यादा स्कैटर्ड है क्योंकि इनके केस में, तो इट मेक्स मोर सेंस कि हम रेस्टोरेंट मैनेजर्स को अथॉरिटी दे दें टू टेक ऑपरेशनल डिसीजंस, राइट, बिकॉज दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू क्विकली रिएक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो वो एक और फायदा हो जाता है. उसके अलावा मैनेजर्स जब इतना लेवल ऑफ अथॉरिटी उनको मिल जाता है तो डेफिनेटली मोटिवेटेड फील करते हैं,
बिकॉज दे हैव अ सेंस ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज दे हैव द सेंस ऑफ पावर दैट दे हैव बीन गिवन, और एक अथॉरिटी आ जाती है कि हाँ हम लोग डिसीजन कर सकते हैं, सेंट्रल ऑफिस हमें ट्रस्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम we have the power to take decisions and to change the pattern of working, right? So in that sense जो मैनेजर्स होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। ये हुए इसके फायदे। कॉन्स क्या हो गए, नुकसान क्या है? पहला प्रॉब्लम तो ये है कि हो सकता है कि हमारे मैनेजर्स इतने कम्पिटेंट ना हो, और हम उन्हें अगर दे देते हैं तो अपने सेंट्रल ऑफिस के हाथ से कंट्रोल जा सकता है, ठीक है, तो इट कुड लूज द कंट्रोल ओवर द ऑपरेशनल एस्पेक्ट। सेकंड इज कि कुछ प्रॉब्लम अगर चल रहा होगा तो सेंट्रल ऑफिस तक उस प्रॉब्लम को पहुंचने में टाइम लग जाएगा, और जितना ज्यादा प्रॉब्लम को पहुंचने में टाइम लगेगा उतना ही डिले होगा उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई रिस्पॉन्स देने का। तो वो रिस्पॉन्ड तभी कर पाएंगे किसी प्रॉब्लम के लिए जब उन्हें पता चलेगा, एंड दैट कुड टेक टाइम, सो दैट इज अगेन अ कॉन। नाउ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर की सबसे पहले आपका मैनेजमेंट कितना कंपिटेंट है वो चेक करना पड़ेगा, उसकी एबिलिटी क्या है, कितना स्कैटर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करता है आपके डिसेंट्रलाइजेशन वाले स्ट्रक्चर को। फोर्थ पार्ट में पूछा डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इन ब्रीफ। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, है ना। रेवेन्यू, जिसमें मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जस्ट टू अचीव द रेवेन्यू बजट्स, रेवेन्यू टारगेट को मीट करना होता है उसे। सेकंड होता है कॉस्ट सेंटर, जिसमें हमारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉस्ट बजट को मीट करे। तीसरा प्रॉफिट सेंटर, जिसमें मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉफिट को भी ध्यान दे, सॉरी रेवेन्यू को भी ध्यान दे और कॉस्ट को भी ध्यान दे, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है ये बंदा। एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर पे जो मैनेजर होता है वो प्रॉफिट के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ में हमने कर दिया। फिफ्थ पार्ट में एनालाइज द नेचर ऑफ रेस्टोरेंट संकल्प रतन सागर आनंदम जी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कर लिया था। संकल्प वाज व्हाट, इट वाज इन्वेस्टमेंट सेंटर, रतन सागर वाज प्रॉफिट सेंटर, एंड आनंदम जी वाज कॉस्ट सेंटर। साथ साथ में एनालाइज करने के लिए बोले ना, सिंपली लिखने से फायदा नहीं होगा, यू वुड हैव टू टेल देम व्हाई। सो रेफरेंसेस को कोट करते करते, जैसे मैं आपको समझाते वक्त कर रहा था कि इस वजह से ये हो रहा है, तो रेफरेंसेस को कोट करते हुए अपने केस स्टडी में से आप इसका सोल्यूशन दे दोगे। Now the sixth part is considering the nature of Sankalp, identify 2 financial measures that can be used for performance evaluation of restaurant manager। अब हमें पता है कि संकल्प के जो रेस्टोरेंट्स है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर है ना। इन्वेस्टमेंट सेंटर पे अगर आपको फाइनेंशियल मेजरमेंट करना है तो कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए आपको मेजर्स बताए जाते हैं, जैसे ROI हो गया, RI हो गया, ROCE हो सकता है, EVA हो सकता है, SVA हो सकता है, ठीक है। आपको अभी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करना है रेस्टोरेंट मैनेजर का, आप सिंपल वाले के साथ जाओ, विच विल बी ROI एंड RI, सिंपल, खत्म। ओके। सेवेंथ, एडवाइज द बोर्ड हाउ गोल कॉन्ग्रुएंस कैन बी इंप्रूव्ड बिटवीन CPRL एंड संकल्प। तो गोल कॉन्ग्रुएंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बिटवीन द टू, मर्जर हो जाता है तो उसके बाद में। सबसे पहली बात तो यह कि संकल्प पे जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है वहां पर मैनेजर को ऑटोनॉमी है टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह से वर्क कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत लेवल पर फॉलो किया जा रहा है, तो काफी ऑटोनॉमी दी जा रही है, अथॉरिटी दी जा रही है। अगर आपके मर्जर के बाद में आपने उसको छीन लिया या रोक दिया या किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी तो इट विल नॉट टर्न आउट टू बी गुड। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से वो अथॉरिटी को अभी भी कंटिन्यू रख सकते हो, एट द सेम टाइम टेक कंट्रोल ऑफ संकल्प, बिकॉज नाउ यू आर acquiring this firm। सेकेंडली आपको मैनेजर्स को ये बताना पड़ेगा कि उनके सजेशंस, उनकी एडवाइस को हम लोग वैल्यू करेंगे, ठीक है, मतलब कि हमें उसे इंपॉर्टेंस देना होगा और हम उसे इंपॉर्टेंस देंगे, ये उन्हें बताना पड़ेगा, सो दैट दे डू एक्चुअली फील कि उन्हें वैल्यू किया जा रहा है। एट द सेम टाइम वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा ही भला होगा। उसके अलावा अभी हमें पता है कि संकल्प के ऊपर परफॉर्मेंस लिंक पे चलता है ना। ये परफॉर्मेंस लिंक पे को हमें इस तरीके से रियलाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो गोल है CPRL का, CRPL CPRL जो भी नाम है, CPRL का जो गोल है वो मैच हो पाए। तो हमें गोल अपना जो है उसके हिसाब से रिवॉर्ड सिस्टम को रीलिंक करना पड़ेगा, रियलाइन करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली फिर हमारा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे चलेगा तो गोल कॉन्ग्रुएंस और बढ़ के मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर पार्ट 1 का, क्वेश्चन 1 का बेसिकली। क्वेश्चन 2 इज अ रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम पैरेटो एनालिसिस। आपने इसको बुक में देखा ही ऑलरेडी, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम परफॉर्मेंस पिरामिड. ये वापस से नया क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट. रोड रनर इज अ ट्रक कंपनी, is a trucking company that ships commercial goods for companies to various ports within the state of Gujarat. These ports facilitates further shipment of goods by sea to their final destinations. The company aims at maintaining good quality delivery standards to make its mark in the competitive environment it operates. तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड क्वालिटी डिलीवरी स्टैंडर्ड को इंश्योर करना है, सो दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर एक अपना मार्क क्रिएट कर पाए. है ना, करना ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारी छाप छोड़ दें, हम ही है जो है, राइट. सो दे हैव टू मेंटेन देयर गुड क्वालिटी डिलीवरी स्टैंडर्ड्स. नाउ द एंटायर शिपमेंट ऑफ द कंपनी इज फॉर डिलीवरीज फ्रॉम वेरियस डेस्टिनेशंस विद इन द स्टेट टू वन ऑफ द पोर्ट्स. ड्यूरिंग द ट्रक्स रिटर्न जर्नी, कंपनी tries to have a shipment from the port to one of the major destinations within Gujarat. ध्यान दीजिए, हमें क्या बताया जा रहा है कि जब पोर्ट तक पहुंचाया जाता है सामान थ्रू द ट्रक्स, तब तो वो फिल्ड होती है डेफिनेटली, वेरियस डेस्टिनेशन से पोर्ट तक पहुंचती है डिलीवरीज. व्हेन इट इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द पोर्ट, अब पोर्ट से क्या आएगा, तो व्हेन इट इज रिटर्निंग वो कोशिश करते हैं कि शिपमेंट हमें मिल जाए ताकि ट्रक खाली नहीं आएगी. सो इन ट्रकिंग जार्गन, a truck on the road without carrying any load is called dead heading. ठीक है, खाली चल रही है तो dead heading कहा जाता है उसे. A trucking company will try to minimize the kilometers covered in a dead head because it is unproductive. Therefore, company has agents on the ground who can find appropriate shipments within few days time. This way, utility of truck and productivity of each shipment journey improves. तो वो चाह रहे हैं कि dead heading कम से कम हो, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमारे किलोमीटर्स पे हम रन कर रहे हैं और हमारा ट्रक खाली पड़ा हुआ है. तो अगर रन करोगे और खाली ट्रक रन करोगे तो इन दैट केस आपका कॉस्ट तो लगने वाला है, बट यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट, विच मेक्स इट अनप्रोडक्टिव, राइट. और उसी चीज को रिड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है. ऑल शिपमेंट्स दस फार हैव बीन फुल ट्रक लोडेड शिपमेंट्स. दिस मीन्स दैट द एंटायर ट्रक इज बुक्ड फॉर द शिपमेंट ऑफ गुड्स ऑफ जस्ट वन क्लाइंट. सिर्फ एक क्लाइंट के लिए बुकिंग होती है. The goods collected from the client are delivered directly to destination port. Advantages of FTL shipments are minimum handling of goods, loading and unloading will be from that single vehicle, and fast delivery of goods with minimum damage. तो एक ही क्लाइंट से होने की वजह से हैंडलिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती, लोडिंग अनलोडिंग भी एक सिंगल व्हीकल से हो जाता है और फास्ट डिलीवरी होती है. Due to low fuel prices, the company has been enjoying reasonable profits from this business. However, fuel prices have increased over the last few months. Due to economic slowdown, number of shipments have been stagnant for a while. There is a possibility of reduced size of shipments in the coming year. Therefore, company plans to offer less than truckload (LTL). तो पूरा नहीं भर के देंगे क्योंकि अब स्टैग्नेंट हो रहा है. तो हम क्या करेंगे फिर, मल्टीपल क्लाइंट्स के शिपमेंट्स को एक व्हीकल में फिट करके वैसा करके हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे. Here shipments by the clients will be larger than a parcel carrier can handle, but not enough to require an FTL shipment. So shipment loads from various clients will be collected at a common collection area, और common destination port पर फिर जो जाने वाले होंगे उसे लोड कर दिया जाएगा into a truck और डिलीवर कर दिया जाएगा स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर. Typically, a client is willing to wait for maximum 7 days from the time goods are handed over for delivery to the actual delivery at the port. 7 दिन में आपको डिलीवरी पहुंचानी होगी, इतना वेट करने के लिए तैयार है मैक्सिमम एक क्लाइंट. The advantage of this type of shipment is that it facilitates smaller consignments to be shipped at economical cost to the company. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मल्टीपल क्लाइंट्स के आपके पास पार्सल आते हैं तो फिर आप क्या कर पा रहे हो कि अलग अलग पार्सल को एक शिपमेंट में करके और फिर आप उसे ले जा रहे हो, तो इकोनॉमिकल पड़ेगा ना कंपनी को, rather than कि हम लोग एक एक क्लाइंट से ले और उसी का पार्सल सेंड कर दिया जाए, राइट. दिस ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस टू द बिजनेस. At the same time, due to smaller shipments, the clientele base has to increase so that when the truck leaves on a shipment journey, its capacity is completely utilized. Okay. This decision to introduce LTL shipments in addition to FTL shipments has been a strategic change for the business. At present, Roadrunner handles about 15% of the total consignments that are made from within Gujarat to various ports. 15% का अपना mostly market share अभी है. Wants to maintain and if possible grow its market share. However, competition is stiff in this sector.
तो लार्जर क्लाइंटल बेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने स्टार्ट कर दिया। एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वो ज्यादा कर रहे हैं to make its presence known in the market, advertisement in specific trade publications, membership on trucking load boards that help to find clientele online, participating in trade association events, etc. Company plans to target mid-sized companies as customers that can give shipment loads at regular intervals. तो mid-sized companies को target किया जा रहा है ताकि वो रेगुलर इंटरवल पे शिपमेंट लोड्स दे पाएंगे। सीनियर मैनेजमेंट ने टारगेट क्या किया, कॉस्ट पर किलोमीटर रेट 200 का जाएगा, रेवेन्यू पर किलोमीटर रेट 350 का रखेंगे, और एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 10 वर्किंग डेज का रखेंगे। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उसने गिना एवरेज में 20 लाख एंड अबव। टारगेट कस्टमर बेस हमें पता ही है कि मिड साइज्ड कंपनीज होगी जिनके शिपमेंट्स होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। Now, the senior management of the company has been focused only on the financials. However, they now acknowledge that other non-financial metrics also need to be tracked in order to sustain and improve the business. तो financial से ध्यान हटाकर non-financial पर भी लगाया जा रहा है। To assess the company's performance under the LTL system, below are some of the operational metrics that are proposed to be collated. क्या क्या बता दिया, सबसे पहले बताया कस्टमर क्लेम्स फाइल्ड फॉर डैमेज्ड गुड्स, एब्सोल्यूट नंबर्स एंड परसेंटेज ऑफ शिपमेंट्स मेड अंडर द एलटीएल सिस्टम। पहले हमें कस्टमर क्लेम्स बता दी कितने डैमेज हो रहे हैं डेफिनेटली। पार्ट बी में टाइम टेकन टू रिजॉल्व दी अबव क्लेम्स, उस क्लेम को रिजॉल्व करने में कितना टाइम लग गया। थर्ड इज डिलेज इन डिलीवरी बियॉन्ड द अग्रीड डिलीवरी टाइम, ओके डिलीवरी में कितना डिले हुआ। नंबर ऑफ डेज ट्रक वाज नॉट ऑन द रोड, तो हम उसे चला ही नहीं पा रहे क्योंकि हो सकता है कि इनसफिशिएंट हो उसका लोड, अभी पूरी तरीके से भरा ही ना हो, या फिर मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रहा हो, तो उसकी वजह से हम अभी तक ट्रक को रोड पर ले जा नहीं पाए, मतलब कि उसको यूज नहीं किया जा रहा है। एवरेज टाइम टेकन टू गेट फुल ट्रक लोड होने में एलटीएल सिस्टम, क्योंकि एफटीएल सिस्टम में तो एक ही क्लाइंट से एक ही बार में पूरा फिल हो जाएगा, एलटीएल सिस्टम में मल्टीपल क्लाइंट्स के आने जरूरी, अलग अलग टाइम पर आएंगे ना, एक साथ तो आएंगे नहीं। तो ऐसे में फुल ट्रक लोड होने में कितना टाइम लगता है। डेड हेड्स, यानी कि वो वाले किलोमीटर जिसमें अपने पास में कोई शिपमेंट था ही नहीं कैरी करने के लिए, है ना, पहले ही बता दिए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स, आपके पास में ट्रक्स ही नहीं है इतने जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, मतलब कि डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई दैट यू कैन प्रोवाइड। सो ऐसा कितने केस में होता है। अबिलिटी टू डिलीवर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग क्लाइंट्स गुड्स अंडर द एलटीएल सिस्टम, क्योंकि 7 दिन के अंदर हमें डिलीवर करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम 7 days वेट करने के लिए तैयार है ना। तो 7 days के अंदर आप कितनी बार डिलीवर कर पा रहे हो, व्हाट इज योर एबिलिटी, परसेंटेज शिपमेंट्स अंडर द एलटीएल सिस्टम। So as a management consultant for the company, you plan to present the above information using performance pyramid model suggested by Lynch and Cross. सबसे पहले पूछा आइडेंटिफाई करो लेवल 1 which is corporate vision and level 2 which is market and financial measures जो कंपनी ने प्लान किया है फॉलो करने के लिए टू सस्टेन द बिजनेस। एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको द रेशनल ऑफ द डिसीजंस टेकन एट द मार्केट एंड फाइनेंशियल बिजनेस यूनिट लेवल। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट विजन तो हमने अंडरलाइन कर लिया था, क्योंकि यही तो उसका एम था ना, गोल जो होता है वही तो कॉर्पोरेट विजन होता है। सो द एम इज टू मेंटेन गुड क्वालिटी डिलीवरी स्टैंडर्ड्स टू मेक इट्स मार्क इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इट ऑपरेट्स, ठीक है। अब इसको करने के लिए इसने मार्केटिंग साइड पर भी कुछ फोकस डाला है और फाइनेंशियल साइड पर भी फोकस डाला है। मार्केटिंग साइड पर तो ये फोकस डाला है, हमें बता दिया गया है कि बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस, और ऐसा प्रेजेंस फेल्ट कराना चाहते हैं इन द मार्केट। सो उसके लिए इन्होंने सोचा हुआ है कि दे विल इंक्रीज द एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, क्योंकि ऑलरेडी उनका 15% का मार्केट शेयर है, दे वांट टू मेंटेन इट और पॉसिबली ग्रो इट, और कंपटीशन है। सो उसके लिए इन्होंने बोला है कि लार्जर क्लाइंटेल बेस के लिए वी विल इंक्रीज आवर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। उसके अलावा हम लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे करने वाले, एक तो ट्रेड पब्लिकेशंस के थ्रू, मेंबरशिप ऑन ट्रकिंग लोड बोर्ड्स, उसके अलावा पार्टिसिपेट करना है। तो ये कुछ तरीके होंगे जिससे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे। उसकी वजह से वी विल बी एबल टू टारगेट द मिड साइज कंपनीज जो हमें शिपमेंट्स देगी एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये हमें हेल्प कर रहा है टू इंक्रीज द क्लाइंटेल बेस। एट द सेम टाइम हमने फाइनेंशियल साइड पर भी कुछ बात करी है, विच इज वी कैलकुलेटेड कि हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है पर शिपमेंट, सॉरी पर किलोमीटर, विच विल बी 350 माइनस 200, सो दैट विल गिव अस 150 पर किलोमीटर का प्रॉफिट। और इतना ही नहीं, हमने साथ में ये भी इंश्योर किया है कि एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल को 10 वर्किंग डेज पर कलेक्शन उसका रखा जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा भाई कि हमारे पास में, क्योंकि अब हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, है ना, तो लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। आपके एक्सपेंडिचर्स कैसे बढ़ रहे हैं, एक आप एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा स्पेंड कर रहे हो और फ्यूल कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, तो ये प्राइसेस बढ़ने की वजह से यू वुड हैव टू स्टिल मेंटेन द लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए यू नीड टू गेट द मनी फ्रॉम योर कस्टमर एज वेल।
तो इसलिए हमने एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 10 वर्किंग डेज पर माना हुआ है ताकि हम लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाए. एट द सेम टाइम वी आर फोकसिंग ऑन द मिड साइज कंपनीज, अज्यूमिंग कि इस पे डिफॉल्ट रेट कम होगा, ये ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं करेंगे, और इसीलिए हमने एवरेज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू 20 लाख और उसके ऊपर वालों को चुना हुआ है. टारगेट कस्टमर बेस में मिड साइज कंपनीज होती है जो शिपमेंट देती है रेगुलर इंटरवल पे. हमने ये सोचा है कि 20 लाख से ज्यादा वाले हैं तो डिफॉल्ट वैसे ही कम होगा, और मिड साइज है तो डिफॉल्ट और कम होगा. सो इन दैट केस ये हमने चीजें सोची हुई है सो दैट ऑन द फाइनेंशियल साइड ऑल्सो वी कैन मेंटेन द लिक्विडिटी एज वेल एज परफॉर्म बेटर, और प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग मेंटेन कर पाए. तो ये कुछ चीजें जो इन्होंने करी है फर्स्ट पार्ट में, दैट वी हैड टू आइडेंटिफाई एंड वी हैव डन दिस. साथ में हमने एक्सप्लेन भी कर ही दिया कि मार्केट और फाइनेंशियल बिजनेस यूनिट लेवल पर ये हमने डिसीजन जो लिया है वो क्यों लिया है. जैसे कि मिड साइज वालों को चुना है ताकि आपका डिफॉल्ट रेट कम हो. आप चाहते हो कि 10 दिन में आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड इसलिए हो जाए क्योंकि लिक्विडिटी को मेंटेन करना है. सो डेफिनेटली वो रेशनल हम लोग साथ साथ में बताते जा रहे हैं. सेकेंड पार्ट में वी हैव टू क्लासिफाई द ऑपरेशनल लेवल. ये जो ए से लेकर एफ तक दिया हुआ है ना, ए से एफ तक, जी और एच को इंक्लूड नहीं करना है. सो ए टू एफ ये वाले हमें क्लासिफाई करने into quality, delivery, cycle time and waste metrics. Also link them to the level 3 measures of customer satisfaction, flexibility and productivity. तो हमें बेसिकली क्लासिफिकेशन करना है और लिंकिंग करना है उसका इससे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, फ्लेक्सिबिलिटी से और प्रोडक्टिविटी से. ठीक है. इन दैट केस अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे पहला कस्टमर क्लेम्स है फॉर डैमेज्ड गुड्स. ये किससे रिलेट करवाता है अपने को? क्वालिटी से, राइट. सो क्वालिटी में हमने क्लासिफाई कर दिया उसको. अब देखो सीधी सी बात है कि अगर आपका डैमेज हुआ गुड्स और इस तरह के क्लेम आ गए तो वो किस चीज को अफेक्ट करेंगे? आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, राइट. तो आपने वहां से भी लिंकिंग कर दिया. सो पहले तो हो गया क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सेकंड बी, टाइम टेकन टू रिजॉल्व द अबव क्लेम्स. अगेन क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. नंबर ऑफ डेज ट्रक वॉज, सॉरी उसके पहले, डिलेज इन डिलीवरी बियॉन्ड द अग्रीड डिलीवरी टाइम. ओके, अब डिले हुआ है. पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. दूसरा आइडेंटिफाई क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. थर्ड डिले हुआ है. तो डिले को हम कहां पर डाल सकते हैं? देखो सीधी बात है कि डिलीवरी में डिले हो रहा है ना, तो आप उसे कहां पर डालोगे? डिलीवरी में. सो डिलीवरी. अब डिले हो रहा है तो वापस से फिर किस चीज को अफेक्ट करेगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन को. तो डिले एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. नंबर ऑफ डेज ट्रक वॉज नॉट ऑन द रोड. ट्रक हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे थे. क्या है? वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस. तो ये चले जाएगा वेस्ट में और आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है ना. उसके बाद में एवरेज टाइम टेकन टू गेट फुल ट्रक लोड. फुल ट्रक लोड होने में कितना एवरेज टाइम लगता है आपको? अगेन ये किससे रिलेट करवा जाएगा? साइकिल टाइम से. तो साइकिल टाइम, और इसे हम लोग किससे लिंक कर सकते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर प्रोडक्टिविटी. कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो नहीं आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्रोडक्टिविटी. फिर डेड हेड्स यानी कि किलोमीटर जिसमें ट्रक के पास में कुछ शिपमेंट था ही नहीं कैरी करने के लिए, तो फिर यहाँ पे वापस से क्या आएगा? वेस्ट, राइट. एंड प्रोडक्टिविटी. ये ए से लेकर एफ तक हमने कर दिया. ओके. इसके बाद में नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स. तो बताओ ये जी और एच का क्या करें? यहां पर तो करना नहीं था, तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, विच इज ब्रीफली असेस हाउ मेजर्स जी एंड एच इंपैक्ट बिजनेस. तो जी और एच कैसे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं? सबसे पहले जी पॉइंट है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स. आपके पास में ट्रक्स अवेलेबल नहीं है इसलिए आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन कर दिया. इसका मतलब सिंपली ये है कि यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी, इनफ कैपेसिटी टू सप्लाई एंड केटर टू द डिमांड दैट इज देयर इन द मार्केट. तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ओके. तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो कि कंपनी डज नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं या नहीं है. डज नॉट हैव का सवाल नहीं आता यहाँ पर, पहले चेक करना चाह रहे हैं. मैट्रिक्स में हम लोग लेके आए इसलिए चेक करने के लिए कि डू वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, व्हिच मींस दैट डू वी हैव द कैपेसिटी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. ठीक है. थोड़ी सी हैंडराइटिंग को अच्छी कर देता हूँ. हाँ, बेटर हो गई पहले से. पार्ट एच, एबिलिटी टू डिलीवर within 7 days from the date of receiving clients goods under the LTL system. अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर मेंटेन करना है कि हमें 7 दिन के अंदर डिलीवर करना होगा, बिकॉज कस्टमर उतना ही वेट करने के लिए तैयार है, मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा. तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा? वापस से इसे आप कहां पर डाल सकते हो?
फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इम्पैक्ट करती है अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि अगर हम लोग डिमांड को केटर ही नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली कंपनी के लिए खराब बात है। तो ऐसे में आपके बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन reduce होता है if you do not have the flexibility to supply to the demand that is available, और ability to deliver within 7 days वापस से कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि अगर आपने 7 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपना खराब होगा। पर वापस से फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है? मैनर एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर बात चल रही है टाइमिंग ऑफ डिलीवरी की, ठीक है? तो वापस से ये पार्ट हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। सो दिस वे वी डन विद क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। एंड क्वेश्चन 4 का जो पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट है वो तो जीआईटी से सिंपल क्वेश्चन है, और ये हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, हमने इसे पहले भी किया हुआ है। सेकेंड पार्ट में ये वो वाला क्वेश्चन है जो वापस से हमारी मॉड्यूल से ही आता है। दिस इज दैट सिस्टम जहां पर वो कैंटीन के अंदर वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम लगाते हैं और कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? और उसका आंसर आता है कि करना चाहिए, बट देन देयर आर अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर हियर। इसका जो और वाला पार्ट है वही नया है, उसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नया नहीं, पर सिर्फ वो पहले कभी देखा नहीं गया। ओके, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज डेवलप्ड अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इन्वर्टर मोटर with 5-star rating from Bureau of Standards of Energy for use in industrial generator. इनिशियल ट्रायल में समझ में आया कि पहला मोटर बनाने में आपको 10 घंटे लगेंगे, और बाद में लर्निंग कर्व आपको मिलेगा 80% का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर मोटर वुड बी 2500, लेबर चार्जेस would be 175 per hour and overheads would be 125% of labor cost. First order received is for delivery of 8 motors. 8 मोटर आपको डिलीवर करनी है, पहले मोटर को बनाने में 10 घंटे लगने वाले हैं, उसके बाद में यू आर सब्जेक्ट टू लर्निंग का 80%, और हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर बताया हुआ है। So now you have to calculate the price the company should quote to have a profit margin of 20% on sales. ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें ये नहीं बताया कि इसमें 8 मोटर्स बनानी है तो कहां पर खत्म होता है अपना लर्निंग कर्व। इसका मतलब ये है कि 8 मोटर्स तक लर्निंग कर्व चलने ही वाला है, सिंपल। ठीक है, सिंपल सा असम्पशन हो गया है। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी ऑलरेडी नो कि लर्निंग कर्व के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, राइट? तो उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। So the formula is y is equals to a into x to the power b, जिसमें से y तो होता है एवरेज टाइम पर यूनिट, ठीक है, फॉर x यूनिट्स। a होता है टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, x होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, और b होता है लर्निंग कोएफिशिएंट। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए तो मैंने कह दिया, बट अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ 80% का लर्निंग कर्व चलता है, बट आपको लर्निंग कोएफिशिएंट तो बताया नहीं। सो इफ समबडी रिमेंबर्स कि 80% पे -0.3215 होता है, तो आप यूज करके वैसे भी कर सकते हो। अगर किसी को याद नहीं है तो वो क्या करेगा? तो याद करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन में देना चाहिए था उनको। पर अगर याद करना अगर नहीं दिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक मैनुअल जो रेगुलर कैलकुलेशन होता है वैसा किया जा सकता है। सो इन दैट केस ये फॉर्मूला तो मैंने ऐसे ही रिवाइज करवा दिया आपको, तरीका ये नहीं होगा इस क्वेश्चन को करने का। फर्स्ट यूनिट में आपको लगे 10 आवर्स और 80% का लर्निंग कब है, तो सेकेंड यूनिट पे आपको इंटू 80% लगने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 8 आवर्स पर यूनिट लगेंगे आपको इन एवरेज। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि 8 × 2 क्या हो गया? सो 8 × 2 इज 16 आवर्स टोटल में लगे। फिर 4 यूनिट्स को बनाने में कितना लगेगा? 8 × 80% इज इक्वल्स टू 6.4। तो 4 × 6.4 विल बी 25.6, और फिर 8 यूनिट का पूछा है तो 8 को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 6.4 × 80%, ये क्या होता है? 5
5.12 एंड दिस विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 5.12 और वो आ जाएगा 40.96। अब अगर किसी को याद होता कि b का जो वैल्यू हुआ है 80% के केस में वो होता है -0.3215, तो आप वैसे भी कर सकते थे y इज इक्वल्स टू 10 इंटू 8 to the power -0.3215. Okay, now you can just simply apply the log values and you can calculate. Okay, but again फिर आपको चाहिए होता कि log 2 कितना होता, you would have required the values of it. ठीक है, अभी ये करने के बाद में आपको नंबर वाज मिल गए, तो हमें मिल चुके हैं 40.96। इस 40.96 को यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सो हमें पता है 2500 पर मोटर लगता है, सो 2500 एक मोटर को बनाने में कितना टाइम लग रहा है हमें 5.12 आवर्स, राइट। और ये 2500 पर मोटर दिया है ना, हाँ। सो 5.12 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 175 एंड देन आपको 125% ऑफ लेबर कॉस्ट ओवरहेड्स बोला हुआ है। ये आपको आपका कॉस्ट दे देगा। कैलकुलेट करें जरा, 5.12 इंटू 175, 5.12 इंटू 175 जो भी आया था उसका 125% और 2500, टोटल कॉस्ट आता है 4516। now you want to add 20% profit margin to your sales, right? 20% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए सेल्स के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर नहीं चाहिए, सेल्स के ऊपर चाहिए। इसका मतलब ये कि कॉस्ट का 25% चाहिए, सिंपल से हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से। तो सेल्स का 20% यानी कॉस्ट का 25%। और अब आप ये कॉस्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आता है 36128। देन इसका 25% ऐड करना है, वो करने के बाद में आपको मिलेगा 45160। ठीक है, ये होता है आपका आंसर, यानी कि ये हो गया आपका सेल्स वैल्यू। 45160 इज द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू कोट। ठीक है, डन एंड डस्टेड। अब जो रिमेनिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये वो बुक से ही क्वेश्चन लिया हुआ है जो एमरल्ड को ट्रांसफर करते हैं जापान से यूके वाला। आई थिंक नंबर्स भी शायद चेंज नहीं किए इन्होंने, ऐसा कैसा ही लिया है। फिर ये वो वाला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से लेकर 3 आपको सप्लायर्स दिए हुए हैं, अगेन बुक से ही है क्वेश्चन। EWPL ये एक्सेप्शनल लिखा हुआ है, वैसे ही आपको वहां पर एक्सीलेंट मिलेगा। ये चैप्टर 11 से क्वेश्चन है, अब चैप्टर 10 हो गया बजटरी कंट्रोल। एक्सीलेंट वुडक्राफ्ट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऐसा करके आपको क्वेश्चन दिया होगा, अगेन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। ये जो क्वेश्चन है दिस इज अगेन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, ये 4800 का केमिकल। फिर ये 5 यूनिट्स है, क्वेश्चन में 10 यूनिट दिया होता है, राइट। तो 4800 5 के लिए एक का निकाल लोगे, बाकी आपको 3200, तो ये 32 तो आएगा ही नहीं, 100 आ जाएगा, लेबर कॉस्ट 80 आ जाएगा, फॉर ईच यूनिट 2 आवर्स आर रिक्वायर्ड, तो 160 आ जाएगा। पर लेबर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन विल बी डिप्लॉयड फ्रॉम अमंग द परमानेंट एम्प्लॉइज और टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट विल नॉट लीड टू एनी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसलिए ये भी आएगा ही नहीं। और अदर मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा 160, तो 160 100 260 और इसका 480 4800 डिवाइडेड बाय 5, वो आकर आपका मिनिमम यूनिट प्राइस आ जाएगा, साथ में रीजन आप इंक्लूड कर दोगे। और प्राइसिंग पॉलिसी एज इट इज क्वेश्चन लिया हुआ है, सिर्फ नंबर्स को चेंज किया। उसके बाद में ये क्वेश्चन वापस से बुक से लिया हुआ है,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन है, एज इट इज कॉपी पेस्टेड है, और इसी के साथ में आपका पेपर खत्म हो जाता है। सो वी जस्ट हैड 3 क्वेश्चंस, और यही नए क्वेश्चंस थे, तीनों मैंने आपको करवा दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। और देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस तो आपके स्क्रीन पर अभी कुछ लिंक्स आ जाएगी और वीडियोस के लिए, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।